अच्छा, हम लोगों ने लास्ट टाइम जो था डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस के बारे में पढ़ा था कि डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस क्या करता है। सिंपल, आपके पास लीनियर एक रिलेशनशिप है, लीनियर कॉम्बिनेशन आपके पास है किस चीज की? इंडिपेंडेंट वेरिएबल की। सबसे पहले तो आप बताएंगे कि डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस है क्या। डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस वो एनालिटिकल टेक्निक है जिसमें आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो कैटेगोरिकल होता है, और जो इंडिपेंडेंट होता है वो इंटरवल इन नेचर होता है। तो ये बात आपके पास आ जाएगी, ठीक है। कैटेगोरिकल। फिर उसके कुछ ऑब्जेक्टिव हैं। जी जी, कैटेगोरिकल। डिपेंडेंट वेरिएबल आपके पास कैटेगोरिकल होता है, और जो इंडिपेंडेंट होता है वो आपके पास इंटरवल इन नेचर होता है। ठीक हो गया। अच्छा, फिर इसके ऑब्जेक्टिव हैं। ऑब्जेक्टिव आपने मस्त देखने हैं, लेकिन आपके पास जो है सबसे इसमें जो मेन पॉइंट है वो ये है कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर जो हमने डिस्कशन की थी उसमें भी बताया था कि डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस और क्लस्टर एनालिसिस का जो मेन डिफरेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सर ने बहुत उससे बताया, और जो हमने पास्ट पेपर देखा उसमें भी वो क्वेश्चन आया था। याद है सर, हमने जब लास्ट टाइम डिस्कशन की थी तो मैंने उससे पहले ही आपको बता दिया था कि क्लस्टर एनालिसिस और डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस का सर ने स्पेसिफिकली डिफरेंस बताया, तो इसका मतलब है कि ये इंपॉर्टेंट बात है। बिल्कुल। क्लस्टर एनालिसिस में बेसिकली हमें क्लस्टर का पता ही नहीं होता कि कितने नंबर ऑफ क्लस्टर बनेंगे, और उसमें आपके पास अभी एलोकेशन भी नहीं हुई होती। आपके जो क्लस्टर एनालिसिस का प्रोसीजर होता है वो आपकी क्लस्टर उससे बनते भी हैं कि कितने नंबर ऑफ क्लस्टर बनते हैं, वही प्रोसीजर आप फॉलो करते हैं, और वही आपकी एलोकेशन भी करता है। यहाँ पे आपके पास क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस में भी आपका जो इसका ऑब्जेक्टिव मेन होता है वो एलोकेशन ही होता है। ठीक है, आप एलोकेट ही करते हैं, आप एलोकेट करते हैं, बट डिफरेंस ये है कि यहाँ पे आपको नंबर ऑफ जो आपके पास क्लस्टर्स हैं या ग्रुप्स हैं वो आपको ऑलरेडी नोन होते हैं, उसमें ऑलरेडी एलोकेशंस भी हुई होती हैं। डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस आपको हेल्प करता है कि जब आपके पास कोई न्यू केस आएगा, ठीक है, तो आपने उसको किस में एलोकेट करना है। तो बेसिकली जो इसका ऑब्जेक्टिव होता है वो ये फंक्शन डेवलप करना है, जो आप अगर देखें ये जो स्क्रीन पे आपके आया है, डी इज इक्वल टू A1 x1 प्लस A2 x2 प्लस AP x p, ये डेवलप करना होता है। ये आपको बता रहा है जिस तरह अगर आपने कोई दो ग्रुप्स हैं, डिफॉल्टर और नॉन डिफॉल्टर, बैंक ने अब डिसाइड करना है कि मैंने इसको लोन देना है कि नहीं देना, तो ये जो डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन है तो वो हर एक कस्टमर के लिए वो अपना अलग से डिफाइन करेगा। ठीक है, उसके पास ये जो ऑलरेडी A1 A2 AP है अप टू AP, ये जो है ये आपके पास डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस आपको डिफाइन करके देता है, ये वेटेजेस होते हैं। ठीक है, इस वेटेजेस के बाद आपके पास जो जो अलग अलग से कस्टमर आएगा, अब उसकी X1 लेट सपोज एज है, X2 उसकी सैलरी है, X3 जो है उसका एजुकेशन लेवल है, ये आप पुट करते जाएंगे हर एक कस्टमर के लिए, तो हर एक कस्टमर के लिए अपना एक डी की वैल्यू आएगी, क्योंकि सारा कुछ उसमें आएगा ना, न्यूमेरिक वैल्यू में आएगा। तो जब आप उसमें सारी वैल्यूज पुट करते जाएंगे, A1 A2 अप टू AP जो है वो आपको डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस से पता चल जाएगा। तो फिर आप उसमें वैल्यूज पुट करते जाएंगे और आप प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कि एक कस्टमर आइदर उसकी डिफॉल्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है और नॉन डिफॉल्ट की कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो उस बेसिस पे आप जो है डिफॉल्टर और नॉन डिफॉल्टर ग्रुप में एलोकेशन करते हैं। ये बेसिकली डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस है। अच्छा, फिर जो आपके पास इसमें आप बात करते हैं कि आपके पास रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है। तो आप अगर स्टैटिस्टिक्स की तरफ आते हैं तो सबसे पहले आप देखेंगे, ये मेरे पास मेरे ख्याल से थोड़ी सी इसकी वो गलत हुई हुई है, सीक्वेंस इसकी थोड़ी सी पेजेस की हालत है। इसमें जो पेज नंबर 1 है वो आपके पास है, यस दिस वन, जहां से टेस्ट ऑफ, ये आपके पास बिल्कुल पहला आपके पास पेज जब होगा एनालिसिस का पहला टेबल, वो ये वाला होगा, टेस्ट ऑफ इक्वालिटी ऑफ ग्रुप मीन्स, एनोवा टेबल। उसमें आप देखेंगे
कि जितने एक्स वेरिएबल्स हैं, जितने भी आपने एक्स वेरिएबल्स लिए हैं, जिस तरह हमने बात की है कि एज लिया था हमने हमने उसकी सैलरी ली थी और हमने उसका एजुकेशन लिया था, तो ये सारे जो वेरिएबल्स हैं आप इनकी सिग्निफिकेंस देखते हैं कि आइदर जो आपने ग्रुप में एलोकेशन के लिए वेरिएबल्स लिए हैं वो सिग्निफिकेंट है भी कि नहीं, वो जो है प्रोबेबिलिटी किसी की मालूम करने के लिए कि आइदर वो डिफॉल्टर होगा कि नॉन डिफॉल्टर, तो वो सिग्निफिकेंट है भी कि नहीं। तो उसके लिए जो है आप यही एनोवा टेबल आपके पास गिवन होगा, जिस तरह रिग्रेशन मॉडल में होता है उसी तरह का। और हर एक जिस तरह आप देख सकते हैं इधर बुलेट पॉइंट्स में मैंने दिया हुआ है कि एज इन ईयर, लेवल ऑफ एजुकेशन, हाउस होल्ड इनकम इन थाउजेंड, ये और इसके साथ आप इसकी पी वैल्यू चेक करेंगे। इन सब के अगेंस्ट आपने बेसिकली इनकी पी वैल्यू चेक करनी है। अगर तो ये वेरिएबल एक्स वेरिएबल सिग्निफिकेंट है तो आप कहते हैं कि आपने जो एनालिसिस के लिए वेरिएबल एक्स लिया है ये आपके पास सिग्निफिकेंट है, मींस इसका आपकी कैटेगराइजेशन में, आपकी क्लासिफिकेशन करने में ये आपके लिए सिग्निफिकेंट है। अच्छा, इधर सर ने बताया था जिस तरह हाउस होल्ड इनकम इन थाउजेंड, ये आपके पास इनसिग्निफिकेंट आया है। अब ये आया तो इनसिग्निफिकेंट है, लेकिन क्योंकि ये हमारे पास जिस तरह आप लोन देने के लिए डिसाइड कर रहे हैं ना, तो लोन देने के लिए तो ऑब्वियसली आपके पास ये एक बहुत ही मेन फैक्टर है, जैसे आप इग्नोर ही नहीं कर सकते। अगर ये इनसिग्निफिकेंट भी है तो आप इसे निकाल नहीं सकते, ठीक है। अदरवाइज अगर यहाँ पे कोई एजुकेशन आपके पास इनसिग्निफिकेंट आ जाता तो इसका मतलब है कि नेक्स्ट टाइम जब हम लोग वो करेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो उसमें हम लेवल ऑफ एजुकेशन को निकाल देंगे कि भाई ये सिग्निफिकेंट हमने वेरिएबल नहीं इंक्लूड किया है। तो पहला टेस्ट आपके पास डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस में एनोवा टेबल होगा, जिसमें आपके पास एक्स वेरिएबल की सिग्निफिकेंस आपने चेक करनी होगी थ्रू पी वैल्यू। पी वैल्यू आपने सिर्फ देखना होगा। नेक्स्ट उसके बाद जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, बॉक्स टेस्ट। बॉक्स टेस्ट जो है उसमें आप क्या चेक करते हैं कि पॉपुलेशन का कोवेरियंस मैट्रिक्स जो है दोनों ग्रुप्स के लिए, डिफॉल्टर और नॉन डिफॉल्टर के लिए इक्वल है, ठीक है। ये एजम्पशन है बॉक्स टेस्ट की। अगर आप ये देखें इधर नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस, तो वो दिए भी हुए हैं बॉक्स टेस्ट के लिए कि नल हाइपोथेसिस है इक्वल पॉपुलेशन कोवेरियंस, और अल्टरनेट जो है वो आपके पास क्या है, वो आपके पास नॉट वो है। तो आपके पास जो बॉक्स टेस्ट है इसका रिजल्ट जो है वो आपके पास इनसिग्निफिकेंट आना चाहिए, ताकि हमारे पास नल हाइपोथेसिस, हम कहते हैं ना कि हम हमारे पास जो है जब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट करने के लिए हमारे पास 0.05 से लेस हो, ये अब जब 0.05 से अबव होगा तो हम बेसिकली क्या करेंगे, हम ऑल्टरनेट को रिजेक्ट करके हम नल को एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। तो इसमें ये होगा, ये हमारे पास बॉक्स टेस्ट जो है उसका इनसिग्निफिकेंट होना मस्ट है, मींस पी वैल्यू जो है इस टेस्ट में 0.05 से जो है वो ऊपर की आनी, 0.05 वुड रिजेक्ट, हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली आपके पास ये 0.05 से अबव आनी चाहिए। तो ये हमारे पास बॉक्स टेस्ट हो गया। अच्छा, अगर ये हमारे पास बॉक्स टेस्ट जो है, इधर तो हमें सर ने क्योंकि नहीं बताया, लेकिन जो एक दूसरा मैं देख रही थी स्लाइड्स जो सर ने शेयर की थी, उसमें एक दूसरा टेबल था जो कि लॉगरिथम टेस्ट था, लॉगरिथम का टेबल था। उसमें क्या था कि हर एक वेरिएबल के आगे उसकी लॉगरिथम वैल्यूज लिखी थी। तो अगर आपके पास लॉगरिथम की वैल्यूज जो है वो सब वेरिएबल्स की करीब करीब हो, तो आपके पास आप कह सकते हैं कि अगर बॉक्स टेस्ट आपका रिजेक्ट भी हो रहा है तो खैर है, आप जो है अगर वो वैल्यूज करीब करीब है तो आप कहते हैं कि खैर है। ये जो बॉक्स टेस्ट है बेसिकली ये गो अहेड वाला है कि आपको आगे की एनालिसिस करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। लेकिन इधर जो है उसने लॉग की टेबल को भी इंक्लूड, लेकिन सर ने हमें नहीं कराया। सर ने क्लास में कहा था कि ये जो अजम्पशन है, दिस अजम्पशन इज रोबस्ट टू डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस, के अगर ये आपके पास एक्सेप्ट नहीं भी होता, ठीक है, अगर ये आपके पास इनसिग्निफिकेंट नहीं भी होता, सिग्निफिकेंट होता है तो भी ठीक है, खैर है, आप आगे जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर जो आपके पास थर्ड टेबल, फर्स्ट टेबल आपके पास अनोवा हो गया जिसमें आप एक्स वेरिएबल्स की सिग्निफिकेंस देखते हैं। दूसरा आपके पास बॉक्स टेस्ट हो गया। तीसरा आपके पास समरी ऑफ कैनोनिकल डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन हो गए, ठीक है। इसमें आप बेसिकली फाइंड करते हैं कि आपके पास नंबर ऑफ
फंक्शंस कितने होंगे। अब यहाँ पे आप देखिए डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन आपके पास आगे डिस्क्रिमिनेंट लिखा भी है, जो ये डी इज इक्वल टू a1 x1 a2 x2, ये आपके पास डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन है बेसिकली। और ये किस तरह फाइंड होता है, डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्रुप्स -1। अब यहाँ पे नंबर ऑफ ग्रुप्स हमारे पास कितने हैं, 2 हैं, डिफॉल्ट और नॉन डिफॉल्ट। उसमें से 1 माइनस करें, इसका मतलब है हमारे पास सिर्फ एक डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन बनेगा। ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन हो गया। अच्छा, दूसरा क्या है, फिर हमारे पास स्टैंडर्डाइज कैनोनिकल फंक्शन है। ये जो हम लोगों ने वो विल्स लैम्डा पढ़ा था ना, वो बेसिकली ये वाला है कैनोनिकल डी फंक्शन, कि आपके पास कितने फंक्शन बनेंगे। तो विल्क्स टेबल आपको ये बताता है, लेकिन इधर जो है सर ने हमें ये फॉर्मूला बता दिया कि इस फॉर्मूले के थ्रू जो है आप वो कर सकते हैं। उधर भी दिया होता है कि कितने नंबर ऑफ ग्रुप्स बनते हैं, जो विल्क्स लैम्डा होता है। फिर आपके पास स्टैंडर्डाइज कैनोनिकल फंक्शन होते हैं। अब इधर क्या है, इधर ये आपके पास है कि इधर आपके पास ये जो हमने कहा है ना कि a1, अगर आप इस इक्वेशन में देखें a1 a2 अप टू AP, ये जो यहाँ पे है स्टैंडर्डाइज कैनोनिकल डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन, इधर बेसिकली हर एक उसकी जो है x1 x2 जितने भी वेरिएबल हैं इनके कोफिशिएंट्स गिवन होते हैं। तो वो कोफिशिएंट्स जो हैं वो एक्चुअली हमारे पास a1 a2 अप टू AP ये हमारे पास होते हैं। तो हम कहते हैं कि बेसिकली ये जो अब इक्वेशन है इसे हम लीनियर कॉम्बिनेशन कहते हैं। ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ इस जो फोर्थ नंबर टेबल होगा वो आपको क्या बताएगा, फोर्थ नंबर टेबल आपको कोफिशिएंट्स बताएगा। फिर आपके पास जो है फिफ्थ नंबर पे सेंट्रॉइड मीन्स आते हैं। अब सेंट्रॉइड मीन्स क्या आता है, इट मीन्स फॉर दोज एप्लीकेंट्स इन द डेटा सेट वेयर यू हैव टू इन्फो ऑन ऑल वेरिएबल। अब ये सेंट्रॉइड जो है ना, ग्रुप सेंट्रॉइड, इसके थ्रू बेसिकली आप ये डिसाइड करते हैं कि अगर आपके पास एक नया एप्लीकेंट आ जाए, ठीक है, जिस तरह डिफॉल्टर और नॉन डिफॉल्टर की हम बात कर रहे हैं, एक नया एप्लीकेंट आ गया तो आप उसको किस ग्रुप में एलोकेट करेंगे। अब ग्रुप एलोकेशन की बात आ गई, तो उसके लिए क्या तरीका, सेंट्रॉइड मीन, सेंट्रॉइड सिंपल जो आप एवरेज मीन नहीं निकालते उसको कहते हैं। अब सेंट्रॉइड मीन्स में क्या होता है कि आपके पास जो है इधर अगर आप देखें तो D1 क्या है, सेंट्रॉइड ऑफ फर्स्ट ग्रुप, और D2 आपके पास क्या है, सेंट्रॉइड फॉर सेकंड ग्रुप। आप जो है इन दोनों का सेंट्रॉइड एवरेज ले लेते हैं। D1 और D2 जो है दोनों ग्रुप्स का, फर्स्ट ग्रुप कौन सा है, नॉन डिफॉल्टर है, और सेकंड ग्रुप कौन सा है, डिफॉल्टर है। तो ये आप दोनों ग्रुप्स का जो है एवरेज ले लेते हैं डिस्क्रिमिनेंट स्कोर से। D1 क्या शो करेगा, डिस्क्रिमिनेंट हर एक जितने लेट सपोज लाइक अगर पहले आपके पास 700 वो थे, इस तरह के कस्टमर थे जिनका आप लोन दे चुके हैं, तो उनका आपने डिफॉल्ट और नॉन डिफॉल्ट की प्रोबेबिलिटीज फाइंड की थी ना, इसी के थ्रू डिस्क्रिमिनेंट उनके स्कोर फाइंड किए थे ना। तो हर एक उनमें से जो डिफॉल्टर था और नॉन डिफॉल्टर उसको अलग करें, उसका एवरेज ले लें। ठीक है, आप उसका एवरेज लेंगे तो आपके पास, लेकिन ये सर ने सिर्फ इसी तरह बताया है कि D1 भी आई थिंक गिवन होगा और D2 भी गिवन होगा। आपने क्या करना होगा, जो नया आएगा उसके लिए आपने डिस्क्रिमिनेंट स्कोर फाइंड करना है। किस तरह फाइंड करना है वो आप देखें कि ऊपर आपने स्टैंडर्डाइज कैनोनिकल डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन आपने आपके पास आ गया है। अब इसमें x1 x2 अप टू xp, इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास जो नया कस्टमर आएगा तो उसका डिस्क्रिमिनेंट स्कोर आ जाएगा। इसके थ्रू अब आप ये डिसाइड करेंगे कि अगर आपके पास ये, आप देखें अगर आपके पास डी आई इज डिस्क्रिमिनेंट स्कोर ऑफ द न्यू केस, अगर वो आपके पास ग्रेटर होंगे, ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, आपके पास exactly it means that the centroid of both group allocate to हाँ, if D701 जो नया केस है अगर इज ग्रेटर देन द मीन, जो ये केस बताया है एलोकेटेड टू फर्स्ट ग्रुप, ये वाला केस बताया कि अगर D
DI इज डिस्क्रिमिनेंट स्कोर ऑफ द न्यू एप्लीकेंट, अगर ये ग्रेटर हो एवरेज किसके एवरेज से, सेंट्रॉइड ऑफ द फर्स्ट ग्रुप प्लस सेंट्रॉइड ऑफ द सेकेंड ग्रुप, अगर इन दोनों के एवरेज से इसके डिस्क्रिमिनेंट स्कोर ज्यादा है तो आपने फर्स्ट ग्रुप को एलोकेट करना है, अदरवाइज आपने सेकेंड ग्रुप को एलोकेट करना है। ठीक है, अब ये आपने खुद याद रखना है। फर्स्ट ग्रुप जो है आपके पास नॉन डिफॉल्टर है, उधर आपको दिया होगा डेटा में, और सेकेंड ग्रुप जो है वो नॉन डिफॉल्टर का है। ठीक, और इसमें आप बहुत इंपॉर्टेंट बात देखिए कि ऑन द बेसिस, जो बिल्कुल लास्ट लाइन ये लिखी हुई है, ऑन द बेसिस विद स्टार, जो स्टार के साथ लाइन लिखी है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑल वेरिएबल्स 701 इज मोस्ट लाइकली नॉन डिफॉल्टर। देखिए आप ये एक बहुत इस तरह की आपने एग्जैक्ट बात नहीं की, आपने प्रोबेबली बताया है कि इट्स प्रोबेबली अ नॉन डिफॉल्टर कस्टमर। ठीक, तो ये आपके पास हो गया ये टेबल। इसके बाद आपके पास फिशर लीनियर डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन आ जाते हैं। फिशर लीनियर डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन भी आपको एलोकेशन की ही बात करता है। वो कहता है कि बस सेंट्रॉइड की बात को छोड़ दो कि तुम जो है तो सेंट्रॉइड फाइंड करोगे, उसने सिर्फ कहा है कि तुम जो लीनियर कॉम्बिनेशंस हैं उसी से तुम डिस्क्रिमिनेंट स्कोर फाइंड करो, किसका, डिफॉल्टर ग्रुप का भी और नॉन डिफॉल्टर ग्रुप का भी। ठीक है, अब जो है अगर आपके पास कोई न्यू आता है कस्टमर, ठीक है, तो आप उसका भी जो है उसका भी वो करें, क्या करें, उसका भी डिस्क्रिमिनेंट स्कोर फाइंड करें। फिर देखें द लार्जर द वैल्यू इन एनी ग्रुप वुड क्लासिफाई एलोकेट टू दैट ग्रुप। अब आप इधर देखें, इधर ये बताया हुआ है, देखिए जिस तरह आपके पास एज है, एजुकेशन है, अब हर एक का आप क्या करेंगे, हर एक के लिए एप्लीकेंट के लिए एज का देखेंगे कि अगर एज के आपके स्कोर ज्यादा है, ठीक है, तो आप यस नो में करें। अगर इसी तरह आपके पास उसके स्कोर को देखें ना, आप दोनों में डिफॉल्टर का भी उसका आपने निकाला हुआ है, न्यू जो आपके पास एप्लीकेंट है उसके स्कोर आपने डिफॉल्टर ग्रुप का भी निकाला है, नॉन डिफॉल्टर का भी निकाला है। इसी तरह आपने एजुकेशन के लिए भी उसका उस डिफॉल्टर के भी आएगा, नॉन डिफॉल्टर का भी आएगा, यानी हर एक कस्टमर के लिए आपने दोनों डिस्क्रिमिनेंट फंक्शंस जो आपके पास हैं डिफॉल्टर, दोनों ग्रुप्स में आपने उसके डिस्क्रिमिनेंट स्कोर निकालने, हर एक वेरिएबल के लिए सेपरेटली, जैसे एज है, एजुकेशन है, सैलरी है, इन सब के लिए यस और नो में डिफॉल्टर और नॉन डिफॉल्टर में आपने स्कोर फाइंड करने हैं। अब आप देखिए जहां पे ये है 0.854 और 0.89, तो अब ये आपको क्या शो कर रहा है कि 0.89 जो है वो ग्रेटर नंबर है। इसका मतलब है कि क्या ये डिफॉल्ट करेगा कि नहीं करेगा, करेगा, यस, प्रोबेबली ही वुड डिफॉल्ट। इसी तरह एजुकेशन के भी अपने मार्क्स दिए होंगे, अब मार्क्स आपको पहले से दिए होंगे, आपने फाइंड नहीं करने, आपने इधर कैलकुलेशन कोई नहीं करनी, आपने सिर्फ इसकी बेसिस पे बताना है कि किस में हायर उसकी एलोकेशन हुई हुई है, कि वो इसकी बेसिस पे हमारे पास क्या चांसेस बनते हैं कि के डिफॉल्ट करेगा कि नहीं करेगा। ये टेबल आपको ये बताता है। फिर इसके बाद आपके पास एक टेबल आ जाता है, वो टेबल इधर नहीं गिवन, लेकिन वो अगर आप हम स्लाइड्स में से निकाल लें तो हमें जरा ज्यादा आसानी हो जाएगी कि आपके पास डिस्क्रिमिनेंट ये है एग्जैक्टली आपके पास ये आई थिंक स्क्रीन पे आ गया होगा क्या सर, आपके पास ये स्क्रीन में स्लाइड्स शो हो रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं आपको इसमें एनालिसिस असल में बताना चाह रही हूँ कि हमारा सिर्फ एक टेबल रह गया है ना। ये देखिए जो लॉग टेबल मैंने आपको बताया था, इस लॉग टेबल को आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस लॉग टेबल को देखिए कि आपके पास बॉक्स टेस्ट को देखिए, सिग्निफिकेंस आपके पास ये सिग्निफिकेंट है, ठीक है, 0.00, और हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए था, इनसिग्निफिकेंट आना चाहिए था। तो आपके पास वैसे तो आप कहते हैं कि ये आपके पास गो अहेड वाला है, लेकिन आप अगर इसके ऊपर लॉग डिटर्मिनेंट को देखें ना, तो इसकी वैल्यूज जो है बहुत करीब करीब दी हुई है, 11 है, 12 है, 11 है।
तो हम इसकी बेसिस पे कहते हैं कि नहीं भाई, हमारे पास जो बॉक्स टेस्ट है उसको हम साइड पे रख के रोबस्ट कंसिडर करके हम आगे जाते हैं। अगर इन वैल्यूज में डिफरेंस ज्यादा हो लॉग डिटर्मिनेंट में, तो फिर हम कहते हैं कि नहीं भाई, अब जो है ये यहाँ पे मसला है। ठीक, ये जो टेबल है इसका हमारे पास सिर्फ विल्क्स लैम्डा, इसमें सर ने ये नहीं बताया है, ठीक है, समरी ऑफ कैनोनिकल डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन। लेकिन यहाँ से जो है टेस्ट ऑफ फंक्शंस, आपके पास कितना फंक्शन बन रहा है, एक, बस ये हमारे पास इधर सिर्फ इसका यही बताया है सर ने, और कुछ भी नहीं बताया। अच्छा, फिर ये हमने किया ही नहीं है। और ये हमारे पास स्टैंडर्डाइज कैनोनिकल डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन, जो मैंने आपको कहा था कि आपके पास ये A1 A2, ये अब उनके कोफिशिएंट्स की वैल्यूज हैं। ये आप देखें, स्टैंडर्डाइज आपने -0.766, ये आपके पास A1 A2 A3 A4 ये गिवन है। ठीक है, एक ही फंक्शन बनना है, एक ही फंक्शन में कितने वेरिएबल है, 4 वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल। अच्छा, ये भी हो गया। कोफिशिएंट्स भी हो गए, ये अनस्टैंडर्डाइज है। पहले हमें सर ने कहा था कि अनस्टैंडर्डाइज करना है, लेकिन फिर सर ने कहा था कि स्टैंडर्डाइज लेने हैं इधर। ये उन्होंने वही इससे जो है इन्होंने वो फंक्शन बनाया हुआ है, और कुछ भी नहीं किया हुआ, जो मैंने आपको बता दिया था। अच्छा, फिर इसमें सेंट्रॉइड्स का बताया हुआ है। अब आपके पास सेंट्रॉइड्स आ जाएंगे। ये आपके पास वो वाले हैं जो मैंने आपको येस और नो अभी बताया है, कि आपके पास आपने फिशर लीनियर डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन जो है, उसमें क्या है कि आपने हर एक वेरिएबल के लिए जो साइड पे गिवन है ना, एम्प्लॉय एयर विद करंट एम्प्लॉयर, ये जो है ना, ये बेसिकली एक्स वेरिएबल्स हैं। आपने इनके लिए दोनों डिस्क्रिमिनेंट फंक्शंस के यस के नहीं, ये डिफॉल्ट करे नहीं करेगा और करेगा, दोनों ऑप्शन में आपने इसके स्कोर्स निकाले। और इसके स्कोर्स में अगर अब आप देखें, एम्प्लॉय एयर विद करंट एम्प्लॉयर, अब ये देखें, नो में इसके कितने मार्क्स हैं, 0.267, और यस में इसके कितने, 0.0। नो में ज्यादा है ना, इसका मतलब है नहीं डिफॉल्ट करेगा। इसी तरह एड्रेस एयर्स एट करंट एड्रेस, वो भी बताया हुआ है। तो इसी तरह आपने स्कोर वाइज देखना है कि कौन सा जो है वो हायर स्कोर है। अच्छा, अब ये इंपॉर्टेंट टेबल है, ये जो है क्लासिफिकेशन स्टैटिस्टिक्स, क्लासिफिकेशन रिजल्ट, कि क्या जो हमने क्लासिफिकेशन की है, क्या ये एक्चुअली ये बंदे डिफॉल्ट किए हैं कि नहीं किए। ये पास्ट और करंट सबके मिला के होते हैं, ठीक है। अच्छा। अब आप अगर देखें तो इसमें आपके पास जो है, पहले वाले को देखें जहां पे आपके पास लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर में लिखा है ओरिजिनल। ओरिजिनल के आगे काउंट है और काउंट के आगे नो लिखा है, कि ओरिजिनली जो नो के केसेस थे वो हमने 391 थे, और उसमें से गलती से हमने यस में 126 जो है वो रिपोर्ट किए। ठीक है, इसका ये मतलब बनता है। फिर इसी तरह जो है आपके पास जो है यस का, यस के जो थे वो 42 थे, और उसके 141, सॉरी, यस के जो थे वो आप यस वाले कॉलम में देखेंगे 141 थे, जो कि हमने करेक्टली रिपोर्ट किए हुए हैं। लेकिन मिस्टेकनली जो 42 केसेस थे वो हमने नो में रिपोर्ट किए हुए हैं, यानी वो थे नॉन डिफॉल्टर, सॉरी थे वो डिफॉल्टर, लेकिन हमने गलती से 42 केसेस जो हैं वो नॉन डिफॉल्टर में रिपोर्ट किए हुए हैं। प्रोबेबिलिटी थी ना, हमने तो डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस के शुरू में कहा है कि ये आपको प्रोबेबिलिटी बताता है। इसके जो नीचे वाला है ना, ये आपने एक्सप्लेन करना है कि 75% जो 100% में से 75.6% है, ये एक्चुअली नो केसेस थे। सारे नो केसेस जो थे वो 100% थे, उसमें से जो एक्चुअली रिपोर्ट हुए हैं, करेक्टली रिपोर्ट हुए हैं, वो 75.6% थे। 24.4%
मिस्टेकनली यस में आए हैं, यानी हमने गलत प्रोबेबिलिटी की थी कि ये बंदा डिफॉल्ट करेगा, हालांकि वो नॉन डिफॉल्टर था। इसी तरह इसके नीचे परसेंटेज में देखें, आपके पास लिखा हुआ है कि 77% जो केसेस हैं वो यस के ठीक रिपोर्ट हुए, और 23% जो हैं वो थे यस के लेकिन मिस्टेकनली नो में रिपोर्ट हुए। तो ये जो आपके पास ये जो इसने रेड सर्कल में 75 और 77 किया हुआ है ना, ये इस वजह से किया कि ये दोनों डायगोनल वैल्यूज जब आपके पास जो है 75 और 75 से क्रॉस करे ना, तो आपके पास आप समझे कि आपकी एनालिसिस जो है ना तो वो ठीक है, यानी गुजारे हाल है। अगर 75 से लेस हो तो फिर आपके पास उसकी जो आप कहते हैं कि एक्सेप्टेंस का वो है वो कम होता जाता है, वो आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते। तो ये हमारे पास पूरा के पूरा यहाँ तक डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस था, ये उसका लास्ट टेबल है। इसके बाद हमें सर ने नहीं कराया, और ये यहाँ तक है